हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ऑलरेडी। ये इसका पार्ट 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट्स। अब हम आगे 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गले की आवाज़ से मत जाना, थोड़ी आवाज़ ख़राब है बट हम लोग आवाज़ पे ना ध्यान देंगे, क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फिगर शोन बिलो। करंट आई की वैल्यू निकालनी। करंट आई मतलब इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को ढंग से देखो तो आपको केसीएल याद दिलाएगा, किरचॉफ करंट लॉ। किसी नोड पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। तो अब क्वेश्चन में देखो इनकमिंग करंट कौन सा है। एक तो 2 एम्पियर वाला है, एरो देखो ढंग से, 14 एम्पियर वाला है और 120 एम्पियर वाला है। तो उसको ऐड कर दो, 120 + 2 + 14। ये किसके बराबर है? आउट गोइंग करंट के बराबर। आउट गोइंग करंट कौन से ब्रांच में जा रहा है? एरो को देखो, ये वाला 24 एम्पियर और करंट आई। तो 24 एम्पियर प्लस करंट आई। अब यहाँ से करंट आई आसान से निकल आएगा। करंट आई कितना आ जाएगा? ये माइनस कर दो इसको, ये आ जाएगा 112 वोल्ट, 112 एम्पियर, ठीक है। ये रहेगा 112 एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था, किरचॉफ करंट लॉ है ये। हमने इस नोड पे केसीएल लगाया है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट, या फिर कह सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट प्लस आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द डुअल नेटवर्क ऑफ द फिगर शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ। इसका डुअल नेटवर्क बनाना होगा तो उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। डुअल नेटवर्क क्या बोलता है? डुअल नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को इंडक्टर में बदल देते हैं, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। सीरीज़ में कोई ब्रांचेस हो तो उसको पैरेलल कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है डुअल नेटवर्क। डुअल नेटवर्क मतलब इसका अपोजिट नेटवर्क अगर बनाना पड़े तो कैसे बनेगा। अगर हाईली रेजिस्टिव सर्किट है तो हमें हाईली कंडक्टिव सर्किट बनाना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। तो देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर 15 एम्पियर का 15 वोल्ट का अगर ये वोल्टेज सोर्स है तो इससे क्या आ जाएगा, करंट सोर्स आ जाएगा 15 एम्पियर का, करंट आ जाएगा 15 एम्पियर का। ये हो जाएगा, एक ये ऑप्शन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, इंडक्टर दिया है 12 वोल्ट 12 एम्पियर का, 12 हेनरी का। तो इंडक्टर दिया, इसका मतलब कैपेसिटर हो जाएगा ये 12 फैराड का। एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिया है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि 1/12 हो जाएगा, नहीं याद रखना है बच्चों, वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ यूनिट्स कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे 12 हेनरी है यहाँ पे तो 12 फैराड हो जाएगा यहाँ पे। और एक और चीज़ जो इसमें दी हुई है, 3 हेनरी का जो है कैपेसिटर, सॉरी इंडक्टर, तो 3 फैराड का हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। 15 एम्पियर करंट सोर्स आ जाएगा, 3 फैराड का कैपेसिटर और 12 फैराड कैपेसिटर। लोगों को डाउट होता है इसमें कि इसको 1/12 कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आज समझ में, डुअल नेटवर्क में क्या हम करते हैं, सीरीज़ को पैरेलल में कर देते हैं, केवीएल को केसीएल में कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इंडक्टर को कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द रेटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन केवीए इज बिकॉज। हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए में क्यों देते हैं। कभी कभी अभी आपने पढ़ा होगा कि जैसे 12 केवीए का ट्रांसफर है, ये 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, 400 केवीए का ट्रांसफार्मर है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो हम लोग हमेशा जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, या फिर जो उसकी प्लेट पे लिखी होती है, जो उसका जो प्लेट बन के आता है ट्रांसफार्मर की, जिसमें ट्रांसफार्मर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें हम लोग हमेशा क्यों केवीए रेटिंग की बात की जाती है। केवीए रेटिंग क्यों की जाती है? क्योंकि देखो ट्रांसफार्मर जो लॉसेज होते हैं वो 2 तरह से होते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेज, ठीक है। एक आयरन लॉसेस की बात करते हैं जिसको हम फिक्स्ड लॉस कहते हैं, ठीक है। एक कॉपर लॉस की बात करते हैं जिसको ओमिक लॉस भी कहते हैं, ठीक है। अब इन 2 लॉसेस की वजह से हमारे में टोटल पूरे लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। मूवेबल लॉस तो होते ही नहीं क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो इनकी वजह से जो आता है हमारा लॉस, वो सब किस पे डिपेंडेंट है? वोल्टेज और करंट पे। करंट पे भी डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे भी डिपेंडेंट है। अगर हम कॉपर लॉस की बात करें तो I2R होते हैं, और जब आयरन लॉस और फिक्स लॉस की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह से लॉस आ जाते हैं, एक एडी लॉस और एक हिस्टेरिस लॉस, और ये दोनों लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, वोल्ट एम्पियर आती है रेटिंग, एक वोल्टेज और एक करंट की।
किलो किलो केवी हो गया, तो किसकी वजह से आ रहा है ये? एक तरह से जो लॉसेस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है? वोल्टेज और करंट पे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टोटल लॉस डिपेंड ऑन वोल्टेज एंड करंट। इसलिए इसकी जो रेटिंग आती है हमेशा केवीए में आती है, जो लॉसेस है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं। आए समझ में? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है सोलर पीवी सेल प्रोड्यूसेस, जो सोलर सेल होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एसी करती है कि डीसी करती है? सनलाइट से जो एनर्जी आती है आपकी डायरेक्ट प्लेट्स पे, यहाँ से जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है आपकी, वो याद करिए हमेशा डीसी प्रोड्यूस करती है। डीसी स्टोर करते हैं हम लोग बैटरीज में, ठीक है। और ये डीसी को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं एसी में, जो अपने घरों में सिंगल फेज यूज़ हो रही है 220 वोल्ट। पहले डीसी में स्टोर कर लेते हैं हम लोग बैटरीज में, और बैटरीज को एसी में कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर की मदद से सिंगल फेज 220 वोल्ट में, ठीक है। तो जो पीवी सेल होता है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है, एसी करंट नहीं प्रोड्यूस करता, याद रखना। उसमें स्टोर डीसी हो रहा है, हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाद में, बट एक्चुअली में वो डीसी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चों को डाउट हो सकता है, बट ये बात याद रखिएगा, सोलर सेल हमेशा डीसी प्रोड्यूस करता है, वो डीसी स्टोर कर रहा है बैटरी में, उसको हम एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें पूछ रहा है फॉर 3 कपल्ड कॉइल्स इन द फिगर शोन बिलो कैलकुलेट द टोटल इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। अब इसमें इंडक्टेंस कहाँ का दिया है? एक तो ये 12 हेनरी का दिया है, 16 हेनरी, 20 हेनरी। अब उसके बाद दिया है ये 4 हेनरी किसके बीच में? 12 के और 20 के बीच में। और 8 हेनरी दिया है 12 और 16 के बीच में। 10 हेनरी दिया है 16 और 20 के बीच में। इसके अलावा इस क्वेश्चन में देखो डॉट साइन दिए हुए हैं, डॉट कन्वेंशन। इन डॉट कन्वेंशन की वजह से हम लोग ये पता लगाएंगे कि साइन जो हमारा जो इंडक्टेंस है ये 4 हेनरी, 8 हेनरी, 12 हेनरी, ये हमारा एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। अब तुम 12 और 16 वाला जो कॉइल है इसमें देखो डॉट इसकी इधर लग रही है और इसकी इधर लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये क्या जाएगा? सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, तो ये -8 आएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऐड नहीं कर रहा है तुम्हारे इंडक्टेंस में, ये घटा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो ये वाला डॉट है 16 का और 20 का, ये क्या है? पास पास लगा हुआ, ये भी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिव, तो ये भी सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा, ये क्या जाएगा? -10 हो जाएगा। अब ये 4 हेनरी वाला देखो, ये भी डॉट स्टार्टिंग में लग रहा है इसके, और इसका भी डॉट स्टार्टिंग में लग रहा है, मतलब दोनों में इस तरह से करंट जा रहा है। डॉट का मतलब है करंट का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में डॉट लगा है इसका मतलब वहाँ से करंट एंटर कर रहा होगा। दोनों में एक ही डायरेक्शन करंट एंटर कर रहा है, तो एक ही डायरेक्शन से करंट कर रहा है, तो ये +4 हेनरी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? डॉट कन्वेंशन, डॉट का मतलब होता है करंट कहाँ से घुस रहा है। अगर यहाँ पे डॉट है इसका मतलब करंट इस कॉइल में यहाँ से घुस रही होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी ऐसे ही प्रोड्यूस हो रही होगी। इसका डॉट यहाँ है, इसका मतलब करंट यहाँ से घुस रहा होगा, इसका मतलब ऐसे जनरेट हो रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया ये मैंने क्या कहा तुम लोगों को अभी, किस तरह से आया ये चीज़? टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? L1, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ठीक है। L1 + L2 + L3, ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ L1 L2, ठीक है, और -L1 L2 और माइनस का ट्वाइस ऑफ L2 L3 प्लस का ट्वाइस ऑफ L1 L3। ये आया समझ में? ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? माइनस साइड मैंने कहाँ कहाँ लगा रहा है और प्लस साइन किधर लगाया है, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू रख दो तुम लोग बस सीधे। इंडक्टेंस हो जाएगा टोटल इक्वल इंडक्टेंस 12 + 16 + 20, L1 + L2 + L3 हो गया। अब माइनस का ट्वाइस ऑफ 8 हेनरी वाला, जो ये माइनस में जाएगा तो जाएगा 8 × 2 16, फिर 2 × 20, 2 × 10 20, सॉरी, प्लस 4 × 2 8, ठीक है, ये है। अब बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये आंसर आपका? ये आ जाएगा आपका 20 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 20 है, 20 - 20 कैंसिल, +16 - 16 कैंसिल, 8 + 8 और +12 + 20 आया समझ में? क्या बोला मैंने?
ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो उसके बीच में काम कर रहा है, इसका साइन प्लस और माइनस से डिसाइड करते हैं, ठीक है। कैसे आया, डॉट जहाँ लगाओ उसका मतलब करंट वहाँ से घुस रहा है, और जिसमें डॉट में दोनों में कॉइल में करंट एंटर कर रहा है उसका मतलब एडिटिव हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है उसका सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम डिमांड इज जनरली डैश द कनेक्टेड लोड। जो मैक्सिमम डिमांड होता है ये कनेक्टेड लोड के ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है। जो मैक्सिमम डिमांड होता है हमारा सर्किट में जो भी होता है ये हमेशा लेस देन होता है कनेक्टेड लोड से। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मैक्सिमम डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो जनरेशन की कॉस्ट है वो घट जाएगी, तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम डिमांड को हमेशा कनेक्टेड लोड से कम करते हैं ताकि हमारा लोड फैक्टर है ये इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है जनरेशन की वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। हमेशा लेस देन होगा, याद रखना। मैक्सिमम डिमांड हमेशा कनेक्टेड लोड से कम होती है ताकि जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उसको प्रोड्यूस करने का वो हमेशा कम हो, ठीक है। लोड फैक्टर अगर याद आपका फॉर्मूला एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कम होगी तो हमारा लोड फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, लोड फैक्टर की ज़्यादा होगी, इसका मतलब है जो हमारी जनरेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक। इसलिए हमेशा कम होगा कनेक्टेड लोड से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द ईजिएस्ट मनी ऑफ अनसक्सेसफुल टेंडर्स इज रिफंडेड टू द टेंडर्स एज सून एज पॉसिबल आफ्टर। जब भी हम लोग जो जैसे टेंडर्स हम लोगों ने डाले, अब क्या हुआ हमारे टेंडर्स क्या कैंसिल हो गए, तो जिसका रिफंड होगा वो कितने दिनों में आ जाता है वापस। पॉसिबल होता है कि अगर जितना जल्दी हम उसको डिस्पोज कर दें, मतलब जितना जल्दी हम वापस कर दें उतनी जल्दी हमारे टेंडर का जो पैसा है वापस आ जाता है। इसलिए हमेशा डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स आएगा ना, 1-2 मंथ 3 मंथ नहीं होता, कंप्लीशन वर्क भी नहीं होता। अगर टेंडर अनसक्सेसफुल है जैसे हम डिस्पोज कर देंगे उस टेंडर को वैसे हमारा पैसा वापस आ जाता है। इसमें टाइम नहीं लगता ज़्यादा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुरंत होता है ये काम। इसमें कोई टाइम लिमिट हम पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। वो कह सकता है कि हमारा जैसे टेंडर खत्म हो जाएगा बस से आपका पैसा वापस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 100 किलोवाट एंड लोड फैक्टर इज 100 देन द फाइंड यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। एक साल में कितना यूनिट जनरेट होगा। लोड फैक्टर का फॉर्मूला अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, क्या होता है एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड दिया 100, लोड फैक्टर दिया आपको 100%, मतलब 1 हो गया। इसका मतलब एवरेज कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड यूनिट्स जनरेटेड पर एनम। यूनिट जनरेट करना है हम लोग को पर एनम, पूरा साल भर का पर एनम की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे 1 × 365 डेज, ठीक है। उसके बाद 24 यूनिट्स, ठीक है। 24 यूनिट्स कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 876, कुछ 00 करके कुछ और डिजिट्स आ जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। और इनटू क्योंकि किलो वाट में दिया था आपको यहाँ पे, तो किलो के तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 876,000 × 10 की पावर 3, 876 मेगावाट आवर, ठीक। कितना आ जाएगा 876 मेगावाट आवर। आया समझ में कैसे किया मैंने। इसे पूछता है यूनिट्स जनरेटेड पर एनम, ईयरली पूछ रहा है। तो एवरेज कितना आ गया था अपना 10 की पावर 3, तो 1 था क्योंकि मैंने किलो वाट दिखाई तो 10 की पावर 3 आ गया हमारा एवरेज लोड फैक्टर से। एवरेज अपन मैक्सिमम कितना था 100 kVA था आपका × 10 की पावर 3, अब लोड फैक्टर कितना था 100%, 100/100 आ गया, सब उड़ गया। तो आपका एवरेज कितना आ गया 100 × 10 की पावर 3, ठीक है। अब इसको एनुअली निकालना है तो 365 डेज और एक दिन में 24 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, आ जाएगा ये 876 यूनिट्स मेगावाट आवर 10 की पावर 6 में, ठीक है। इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं, टेरा भी दिया है, वॉट आवर दिया, किलो भी दिया है, जीरोस का डिफरेंस आ रहा है बस, ये देखिएगा ध्यान से, यूनिट सबका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है टेंडर्स आर ऑर्डिनली इन्वाइटेड ऑन टेंडर्स फॉर्म prescribed फॉर द पर्पज, इफ एनी ऑल्ट्रेशन इज टू बी मेड इट शुड बी डन आफ्टर टेकिंग प्रायर सेंशन ऑफ द। जैसे मान लो हमने इन्वाइट किए टेंडर्स को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। अब क्या हुआ कोई अल्टरेशन आ गया सेंशन से पहले, मान लो हमने एक बिल्डिंग बनवाने के लिए टेंडर डाला कि यहाँ पे हमें सबस्टेशन बनाना है, उसके लिए हमने ये टेंडर डाल दिया।
अब मान लो हमने डिसाइड किया कि हम 100 kVA की जगह 200 kVA का यहाँ पे सब स्टेशन बनाएंगे, तो ये जो चेंज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जिसके अंडर ये काम किया जा रहा होगा, चाहे वहाँ पे यूपीपीसीएल ए का विभाग हो या फिर यूपीपीएससी ए का विभाग हो, कोई भी विभाग हो, जो ये डिसाइड करेगा, जो चेंज का आएगा, वही अथॉरिटी इस पेंशन को अप्रूव करेगी। ठीक है, समझ में आया? कुछ और ना कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है, ना पर्चेसिंग असिस्टेंट, ना लोग, कोई भी नहीं कर सकता इन दिनों में। ये सब लोकल लोग हैं ना, जिस अथॉरिटी ने इस प्लान को इम्प्लीमेंट किया कि यहाँ 200 kVA का लगाना है हमको ट्रांसफार्मर का सब स्टेशन, वही अथॉरिटी इसमें अल्टरेशन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एवरेज डिमांड इज द एवरेज ऑफ लोड्स टेकिंग प्लेस ऑन अ पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ, कितने पीरियड ऑफ पूछ रहा है, ये डेफिनेशन है। एवरेज डिमांड क्या होती है? एवरेज लोड टेकिंग प्लेस ऑन द पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना, एवरेज लोड जो होता है किसी टाइम पीरियड में जितना भी एवरेज आ रहा है, जितना भी हम लोड ले रहे हैं उन सबका एवरेज आ रहा है, उसको हम एवरेज डिमांड कहते हैं। इसलिए इसका आंसर टाइम है, ना कि पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, कुछ भी नहीं, सब टाइम में। एवरेज डिमांड इज एवरेज लोड टेकिंग प्लेस ऑन अ पावर स्टेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 31, द EMF इंड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज। EMF इंड्यूस्ड कब होगा? जब भी, जैसे मान लो यहाँ से फ्लक्स जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे एक कॉइल रखा है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है EMF कब इंड्यूस्ड होगा, कब होगा? जब या तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है ये चेंजिंग नेचर की हो, मतलब यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट ना लगा के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया है, प्लस उसके बाद जो कंडक्टर है ये क्या है? मूविंग कंडक्टर है, ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तभी यहाँ पे EMF जनरेट होगा। याद रखना, ठीक है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है? BVL। या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग नेचर की हो, ठीक है, या वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तभी इस वायर में आपका EMF जनरेट होगा। ठीक है, ये जो है आपका जो EMF जनरेशन का, ये आपने पढ़ा होगा पहले क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो स्टैटिकली डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF तभी होगा जैसे कि जब भी आपका ये कंडक्टर क्या है? मूविंग होगा, तब आपका हमेशा EMF जनरेट होगा। ये किस में हो जाएगा? मोटर में या फिर जनरेटर में। अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो चेंजिंग होती है, जो हमारा ये जो कॉइल होता है ये फिक्स होता है। ये तो पता है ना, 3 फेज हम लोग सप्लाई करते हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो वेरिंग नेचर की हो, बट हमारा कॉइल क्या है? फिक्स है। बल्कि जनरेटर मोटर में क्या होता है, या फिर आप DC मशीन की बात कर लो तो उन सब में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी कभी फिक्स होती है और हमारा रोटर क्या रोटेट कर रहा होता है। इसलिए चेंजिंग नेचर की, या तो आइदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए या फिर मूविंग कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों में से एक होना ही चाहिए, आइदर। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी फिक्स्ड हो रहा है ये भी फिक्स है, तो कभी जनरेट नहीं होगी। DC से कभी जनरेट नहीं होती अगर फिक्स्ड है। DC सप्लाई ले रहे हो तो कंडक्टर मूविंग होना चाहिए, और AC सप्लाई तो कंडक्टर को आप फिक्स कर सकते हो, या फिर दोनों मूविंग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम डिस्क इन एन एनर्जी मीटर इज कंट्रोल्ड बाय। जो एनर्जी मीटर हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं आपका, उसमें जो एल्यूमिनियम डिस्क होती है, ये किस चीज़ से हम लोग इसमें स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट, शंट एंड सीरीज मैग्नेट, या ब्रेकिंग मैग्नेट। ब्रेकिंग मैग्नेट की हेल्प से, देखो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ब्रेकिंग मैग्नेट हम लोग लगाते हैं एल्यूमिनियम एनर्जी मीटर में, इसकी हमारी डिस्क है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, 2 ब्रेकिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या एनर्जी मीटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, इन अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF द स्टेशनरी पार्ट एंड द रोटेटिंग पार्ट आर। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है? एक तो मैंने अभी बताया आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF होता है, एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो इसमें डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF की बात की जा रही है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगी सप्लाई हो रही होगी अपनी वो, और कंडक्टर, ठीक है, ये दोनों या तो रोटेट कर रहे हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी वेरिंग है और कंडक्टर तो रोटेट कर ही रहा है। तो इसमें बोला था इंड्यूस्ड EMF द स्टेशनरी पार्ट एंड द रोटेटिंग पार्ट। स्टेशनरी पार्ट कौन सा होता है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होती है, और जो कंडक्टर जो रोटर होता है ये रोटेटिंग नेचर का होता है, तभी स्टैटिक डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF होता है। जैसे कि आपका मोटर हो गई या कोई DC मशीन हो गई, इन सब में क्या होता है? स्टैटिकली इंड्यूस्ड EMF, स्टैटिकली मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स नेचर की है। उसके बाद क्या हो रहा है? हमारा रोटर है उसको हम घुमा रहे हैं ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड जैसे लिंक कर रही है, उसकी वजह से EMF जनरेट हो। यही लॉ है ना EMF जनरेशन का, कि दोनों में से कोई एक चीज़ मूविंग होनी चाहिए तभी EMF जनरेट होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमारी फिक्स्ड हो गई, रोटर रोटेटिंग कर रहा है,
तो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इसलिए क्या है, स्टेशनरी पार्ट कौन सा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग पार्ट कौन सा होगा, कंडक्टर या फिर रोटर बोल दो आप अपना, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कोरोना लॉस इन अ डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई इज, कोरोना लॉस जो होता है डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई में इस, ये एसी से कम होता है, ज़्यादा होता है, जीरो होता है, इनफाइनाइट होता है। कोरोना लॉस क्या होता है, डीसी में होता है बट बहुत एसी से बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आपको कोरोना लॉस का फॉर्मूला अगर याद हो, जो होता है प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस 25 होता है, ये प्लस 50 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, वो फ्रीक्वेंसी प्लस 50 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई तो 50 तो रह गया ना, 50 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसका मतलब जीरो तो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट भी नहीं होता क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है, 10 टाइम्स भी नहीं हो क्योंकि 10 गुना ज़्यादा नहीं हो रहा, हमेशा फ्रीक्वेंसी प्लस 50 है। फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई हमारी डीसी में, तो जो हमारा कोरोना लॉस है 50 के प्रोपोर्शनल है, 50 आ जाएगी वैल्यू। इसका मतलब कम होगा बट बहुत जीरो नहीं होता ना, इनफाइनाइट होता है, इसलिए कम होता है, एसी से कम होता है, बस ये याद रखिए, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी प्लस 50 के, तो हमारा फ्रीक्वेंसी जीरो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो, ठीक है। ये वैल्यू घट गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दिया है दो इलेक्ट्रिक लैम्प दिए हुए हैं जिनका हैव फिलामेंट ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम थिकनेस, उनकी जो मटेरियल है वो भी सेम है आपका, ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम है, थिकनेस भी सेम है, लेंथ सेम है, दोनों लेंथ ये सेम है, ठीक है। अगर अब हमने एक को 100 वाट से कनेक्ट किया और दूसरे को 500 वाट से, तब क्या होगा, ठीक है। अब इससे बोल रहा है दो लैम्प है, एक 100 वाट की एक 500 वाट की, तो क्या डिफरेंस आएगा, अगर दोनों का एरिया सेम है और दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है तो क्या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V²/R और या फिर I² × R, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A। अब ये बोल रहा है जो आपका रेजिस्टिविटी है ये भी सेम है और जो आपका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी सेम है, ठीक है। अब बोल रहा है लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की, इसका मतलब है पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी लेंथ के। वोल्टेज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, 220 वोल्ट की सप्लाई दोनों को दी जा रही है, कॉन्स्टेंट सप्लाई है दोनों को, ठीक है। तो जो पावर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। इसका मतलब ये है कि जिसकी लेंथ कम होगी, जिसकी लेंथ कम होगी, ठीक है, उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ ऑप्शंस में क्या दिया है, एक दिया है 500 वाट लैम्प फिलामेंट ऐसे लॉगर लेंथ, जो 500 वाट की होगी उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैंने क्या बोला, जिसकी लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, तो 500 वाट है, इसका मतलब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो 100 वाट का बल्ब होगा इसकी जो लेंथ हो जाएगी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिव लेंथ जो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यही चेक करना है कि 100 वाट का जो है ज़्यादा हो जाएगी लेंथ और 500 वाट का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस यही ऑप्शन देखो, 100 वाट की कम, 100 वाट की ज़्यादा लेंथ है, हाँ 100 वाट की जो फिलामेंट है उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, यही ऑप्शन है आपका, ठीक है। मैंने ये बोला पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेजिस्टेंस के, लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, तो पावर ज़्यादा किसके, 500 वाट की, मतलब इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं हुआ है, सेम तो हो ही नहीं सकते कि दोनों की पावर अलग अलग है। तो 100 वाट की पावर क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन है, हिस्टेरिस लॉस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पर हिस्टेरिस लॉस आपका डिपेंड करता है, ठीक है। अब हिस्टेरिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, Bm की पावर x, ठीक है, ईटा और वॉल्यूम के, ये सब डिपेंडेंट होता है। हिस्टेरिस लॉस किसके डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर, थिकनेस का होल स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होल स्क्वायर, वोल्टेज, ठीक है, इनटू ईटा। अब बोल रहा है हिस्टेरिस लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा मटेरियल की, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द स्टेनमेंट हिस्टेरिस कोफिशिएंट गलत जवाब, मैंने बोला स्टेनमेंट जो कोफिशिएंट है वो सिंगल पावर में है। स्क्वायर थिकनेस ऑफ द मटेरियल, थिकनेस ऑफ द मटेरियल भी डिपेंड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थिकनेस ऑफ द मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर x ईटा।
पावर ईटा होता है, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मटेरियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर, अगर स्क्वायर की बात की जाती है तो हम लोग एडी करंट की बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, थिकनेस और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के तीनों के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। बट इसमें क्या होता है, हिस्टेरेसिस में फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है bm की पावर x, स्टेटमेंट कांस्टेंट जो हिस्टेरेसिस का है वो, और ईटा और वॉल्यूम सबका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी के भी स्क्वायर में प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। द फिनोमेना ऑफ फ्लुओरेंस सीन इज अ ऑफिसुलेंट लैम्प मेनली अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें जो मटेरियल पाया जाता है वो फोस्फोरस होता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला जो अलग अकर करता है, जिसकी वजह से क्या लैम्प क्या जलने लगती है। ऐसा समझो आपको, मैंने भी आपसे क्या कहा, जो ये फिनोमेना और फ्लुओरेंस का लैम्प में, फ्लोरोसेंट लैम्प में क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो मटेरियल पाया जाता है वो आपका ये होता है फोस्फोरस होता है, ना कि मरकरी, जेनॉन, आर्गन कुछ नहीं होता है, इसमें फोस्फोरस होता है, जिसकी वजह से फॉर्मूला फ्लोरोसेंट लैम्प में अकर कर रहा होता है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एकदम। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर with a photometer for the conversion of light into electrical current? जब हम फोटोमीटर की बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज़ किया जा रहा है आपका? इलेक्ट्रिक करंट, लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करने के लिए। फोटोमीटर में क्या होता है, आपका डायोड यूज़ किया जाता है, फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। जब डायोड की बात की जा रही होती है, डायोड की बात की जा रही होती है आपके, और जब डायोड की बात की जा रही होती है तो आप इसमें क्या यूज़ करते हो? फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर किसी का इस्तेमाल किया जाता है। फोटोमीटर में फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डायरेक्टली लाइट एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें इंडक्टर का भी इस्तेमाल, इंडक्टर का यूज़ होता है इस सर्किट में, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के फॉर्म में यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड में। कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को। सिर्फ फोटो डायोड ऐसा होता है जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम या इंडियम गैलियम बना उसका यूज़ किया जाता है, वो हम लोग को कन्वर्ट करता है आपकी इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फोटो डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इफ अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट इज रेटिंग 200 MVA and is currently supplying only 120 MVA, then what is the value of hot reserve? हॉट रिजर्व की वैल्यू पूछी जा रही है इसमें। अगर आपका जैसे मान लो प्लांट जो है 200 kVA का रेटिंग का प्लांट है और इतना सप्लाई कर रहा है, तो हॉट रिजर्व मतलब कितना उसका बच गया। हॉट रिजर्व मतलब कितना प्लांट का रेटिंग था और कितना उसे सप्लाई करते उसके बाद कितना बचा। जो कि जाएगा 200 kVA का रेटिंग का प्लांट था और कितना में सप्लाई कर दिया 120 वोल्ट, कितना बचा 80 MVA। अगर आपको पता हॉट रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व मतलब कितना बचा हुआ है, कितना हम स्टोर कर पा रहे हैं, और हॉट रिजर्व मतलब जब प्लांट वर्किंग कंडीशन में था, इतना सप्लाई कर दिया, इतना रेटिंग का था, तो ये हॉट रिजर्व आ गया। अगर मान लो प्लांट काम नहीं कर रहा फुल लोड पे और कम पे काम कर रहा है, तो कोल्ड रिजर्व भी कर सकते हैं, प्लांट ठंडा पड़ा हुआ है, रेटिंग का बट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80 MVA। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू सबमिट विद द बिल डॉक्यूमेंट्स ऑफ हैंडिंग ओवर चार्ज ऑफ इन्वेंट्री फॉर्म ड्यूली साइंड बाय द यूजर डिपार्टमेंट कंसर्न, देन द अमाउंट डिडक्टेड विल जनरली बी। कितना अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा? मान लो कि कॉन्ट्रैक्टर फेल कर देता है बिल्स का डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए इन्वेंट्री को, तो कितना उसको अमाउंट चार्ज किया जाएगा? तो 5% होता है। नॉर्मली 5% ही चार्ज किया जाता है। मान लो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया सबमिट करने के लिए बिल को, इन्वेंट्री के जितना भी सामान उसने एक्स्ट्रा यूज़ किया उसका बिल वो सबमिट नहीं कर पाया, तो उसका चार्ज जो 5% ही होता है, ज़्यादा चार्ज हम उन पर लगा भी नहीं सकते, वरना तुम समझ रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्टर वैसे भी गरीब है, तुम उसको और गरीब करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस लगाएंगे। आप इस वीडियो को हर क्वेश्चन पे थोड़ा पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद आगे स्टार्ट करो। ठीक है, और बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि और बच्चों को भी हेल्प हो सकता है। SSC जी का पेपर बहुत पास है, ये रिवीजन वीडियो एक तरह से आपके हेल्प करेगी क्वेश्चंस के एक तरह से और रिवाइज करने के लिए, कि कोई कॉन्सेप्ट आप मिस तो नहीं कर रहे हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए जनरेट हो रही है। तो इसको वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।